नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट में। यहाँ से आपको क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाएंगे। आज जो मनोवैज्ञानिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, चोम्स्की, गार्डनर, बिने, स्किनर, किलफोर्ड, कैटल, जॉन वॉटसन, मैरी मॉन्टेसरी। इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारे जो हैं इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी टॉपिक से, इन सभी मनोवैज्ञानिक से आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप में तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। एक जगह में आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी पियाजे ने। पियाजे ने इसके तहत जो है 4 चरण प्रस्तुत किए थे। चारों चरणों के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को देख लीजिए। आपका जो है पियाजे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन भविष्य में गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आइए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होता है? मतलब संज्ञानात्मक एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो नकल पर आधारित नहीं होता, बल्कि वो खोज क्रियाओं के द्वारा आधारित होता है, पर्यावरणीय खोज पर आधारित होता है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं। बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जा रहा है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सृजन का श्रेय करते हैं, पर्यावरणीय खोज आधारित जो है संज्ञानात्मक विकास की बात करी है ना। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में संज्ञा दिया है। तो ये सभी कथन जो है पियाजे से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। इन सभी लाइंस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश डैश है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमने 4 चरण बताए थे आपसे। चारों चरणों के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो ये देखिए, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो 14वें का है रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? तो 4th का यहाँ पे आंसर होगा, देखिए, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध प्रक्रिया है मतलब निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, पर रुक रुक करके चरणबद्ध। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही होंगे। 4th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं मतलब यहाँ पे 5वें का आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था में, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, वो वस्तु वहां पे मौजूद होती है जब वो वहां नहीं रहती है। उनको लगता है बच्चों को ऐसा, जैसे कि आपने बच्चों को पता है कि ये टॉफी जेब में रहती है तो जेब ही तलाशते रहेंगे हमेशा। तो वस्तु स्थायित्व के गुणों का यही मतलब हो गया। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि पहली प्रारंभिक जो है चरण माना जाता है पियाजे के अनुसार। यहाँ पे बात समझ गए। और इस चीज को याद कर लेना, इस चीज को बस याद कर लेना, वस्तु स्थायित्व के गुण संवेदी प्रेरक अवस्था प्राथमिक चरण है। इस चरण में बच्चा जो है सेंसस के माध्यम से जो है अपनी चीजों को सीखता है। सेंसस का मतलब होता है स्पर्श क्रियाओं के द्वारा, है ना। जीभ से स्पर्श करेगा, टच को स्पर्श करेगा। देखिए, आप इस उम्र में जो है 0 से 2 वर्ष का बच्चा मम्मी की गोदी पहचानता है, पापा की गोदी पहचानता है, नाना नानी दादा दादी की गोदियां पहचानता है ना। आपने अक्सर देखा होगा बच्चा रो रहा होता है, फिर मम्मी जो है आती है और गोदी ले लेती है तो बच्चा शांत हो जाता है। तो स्पर्श मतलब इसमें बच्चे के सेंसेस जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, है ना। दूध और पानी में अंतर को समझ जाएगा, तो अगर दूध पिलाओगे तो तुरंत समझ जाएगा कि ये दूध है और रोना शांत हो जाएगा। लेकिन अगर पानी का जो है दे दोगे तो जो है नहीं पिएगा, नहीं, क्योंकि उसको दूध चाहिए। इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है।
पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अब यहाँ पे बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं मतलब इमेजिनेशन आधारित जो है क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उन पर जो है वो सोचने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है। जैसे आप कहें कि एक मुर्गी है और मुर्गी ने जो है 5 अंडे दिए, एक दूसरी मुर्गी है उसने भी 5 अंडे दिए, तो आप बताइए कि जो है टोटल आपके पास कितने अंडे हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चा अमूर्त रूप से इसमें तार्किक चिंतन करेगा और कहेगा आंसर हो गया 10। तो ये जो अवस्था है ये अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में अगर बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये 12 या 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे की होती है। ये चौथा चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। ठीक है, आखिरी वाला चरण की अवस्था है। इसमें बच्चा जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो सोच होती है उस तरीके की सोच को डेवलप कर लेता है इस अवस्था में आते हुए बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आत्मसात और समायोजन का संयुक्त जो है कार्य क्या कहलाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एसिमिलेशन का मतलब होता है, इसेमिलेशन का मतलब होता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर से कहूंगा, पुरानी जो है पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का मिलना, नए ज्ञान का मिलना। ठीक है, ज्ञान का मिलना। ठीक है, ये हो गया। समायोजन में क्या होता है? इसमें पुराने ज्ञान में नए ज्ञान के साथ संशोधन करना। यहां पे मिलता तो है नया ज्ञान, पर पुराने ज्ञान को हटा दिया जाता है, संशोधन रूप में होता है। जैसे एक जो है उसने जानवर देखा 4 टांगों वाला, उसने कहा कि ये तो जो है जानवर है, इसको कहते हैं कुत्ता। ठीक है, अब उसने एक दिन बिल्ली देखी तो उसको बिल्ली भी उसको कुत्ता लगेगा क्योंकि उसके 4 टांगे हैं, उसी का आकार है, रूप है। या मान लीजिए उसको बकरी देख ले तो भी उसे कुत्ता कह सकता है बच्चा। अब उसमें क्या कहा कि आपने, बेटा ये बकरी अलग होती है, कुत्ता अलग होता है ना। इस तरीके से बताएंगे तो आप वो समझ जाएगा कि ये 2 अलग जानवर, 2 अलग चीजें हैं। एनिमल है लेकिन 2 अलग चीजें हैं। तो अपने नए ज्ञान में पुराने ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जो है संशोधन होता है। तो यहाँ पे जहां पे भी क्वेश्चन में संशोधन शब्द ना इस्तेमाल हो तो वहां पे ये टिक करना, जहां पे संशोधन शब्द इस्तेमाल हो वहां पे ये। और इन दोनों के बीच में होता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, देखिए पियाजे से 2 क्वेश्चंस तो 100% आपको देखने को मिल जाएंगे पियाजे से ही केवल, तो इसलिए इस टॉपिक्स के संबंध में मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं। 1 वर्ष तक के जो है शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है? तो मैंने आपसे बताया था कि बच्चा जो है सेंसेस के माध्यम से आंख, कान, नाक, इन सब की क्रियाओं के द्वारा जो है सोचना, समझना सब सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज होगी वो इंद्रिय जनित गामक स्तर होगा या संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाएगी। ऑप्शन यहाँ पे पहला है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे चरण में पहला चरण है, फर्स्ट चरण है, फर्स्ट चरण। ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज भी कहते हैं इसके। तो कई नाम है, देखिए आपको सभी नामों को याद रखना होगा। तो जितना ज्यादा आप पेपर लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप इन सभी चीजों से जो है रूबरू होते रहेंगे और अच्छे तरीके से आप इन टॉपिक्स को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लिया तो आपने सोचा कि मुझे तो सब याद आ गया। एग्जाम में आप जो है आपसे गलतियां हो सकती हैं और अक्सर जो है एग्जाम में जो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये बहुत बड़ी भारी हो जाती है ना। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख जो है प्रस्ताव है कि, तो जीन पियाजे ने ये बात कही है कि बच्चों की जो सोच होती है वह वयस्कों से निम्न नहीं होती, बेहतर नहीं होती, मात्रात्मक रूप में नहीं होती, यहाँ गुणात्मक रूप में बड़ों से अलग होती है, भिन्न होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और ये बहुत बार सीटेड और स्टेट जो है टेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज का जो है वीडियो हमें आप लोगों को कैसा लगा इसका जो है जवाब हमें जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और आज के जो टोटल मैंने तकरीबन 85 क्वेश्चंस जो है कराए हैं, अगर हम फैक्ट्स को देख लें, सभी चीजों को देख लें तो 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं, आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे थे, इसका जवाब मुझे दीजिएगा।
ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि यूपी टेट का एग्जाम कितने लोग देने जा रहे हैं या कितने लोग देना चाहते हैं, ताकि मैं इसके संबंध में आपको वीडियोस देता रहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है यहाँ पे अनुकूलन। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, 11वें का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित, अब देखिए मैंने यहाँ पे कहा संशोधन शब्द याद आ गया, तो यहाँ पे संशोधित किया जाता है, डैश डैश कहलाता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समावेशन। याद रखिएगा, समावेशन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, जहां पे संशोधन हो वहां पे समावेशन, जहां पे वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में जो है नए पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान का मेल होता है, वहां पे हम आत्मसातीकरण कहलाएंगे या फिर एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्धता है ना की क्षमता विकसित होती है। तो जब कभी बात आए कि वर्गीकरण की क्षमता डेवलप हो जाती है, क्लासिफिकेशन की क्षमता डेवलप होती थी, क्रमबद्धता के सिद्धांत को बच्चा जो है समझने लगता है, क्रम वाली क्रियाओं को समझने लगता है ना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, कौन बड़ा कौन छोटा है ना, जो है उल्टी क्रम को समझना, इस तरीके की जो है क्रियाओं को समझने लगता है बच्चा पूर्ण रूप से। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसमें बच्चे के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस तरीके के क्लासिफिकेशंस के गुण डेवलप होने लगते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? अब यहां पे स्कीमा के निर्माण में मदद करती है, तो यहां पे देखिए, यहां पे 14वें का आंसर हो गया, देखिए समायोजन, एकोमोडेशन। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, आंसर सही लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहां पे सही आंसर होगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तर्क रूप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास के संबंध कौन सा कथन सही है? तो 16वें का देखिए आंसर है यहाँ पे, चरण जो है अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। तो पियाजे के संबंध में अगर हम बात करें तो 4 चरण की बात कही गई है। चारों चरणों को क्रमबद्ध रूप से याद करना है, और जब बच्चा छलांग नहीं लगा सकता, एक क्रम को छोड़ नहीं सकता, मतलब चरण अपरिवर्तनीय है। एक चरण से दूसरे चरण, दूसरे से तीसरे चरण और तीसरे से चौथे चरण में बच्चा जाएगा, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, यही इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहां पे डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? अब यहां पे वही चीज है कि भैया बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन कर रहा है, तो इसका मतलब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 13+ जो है एज में मानी जाती है, और इसमें बच्चा जो है मूर्त नहीं अमूर्त रूप से सोचने लगता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो जाता है, हाइपोथेटिकल जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है ना। और जो है अगर हम करें कि अब सारी सोच का होता है, अब सारी चिंतन करने लगता है, यही सारी चीजें आपको याद रखना है ना। तार्किक जो है क्वेश्चंस, नई नई थ्योरीज गढ़ने लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को अगर प्रस्तुत करने की बात आ जाए, ये शब्द लिखा आ जाए तो वाइगोस्की तुरंत लगा देना। वाइगोस्की ने माना था कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो समाज और संस्कृति की परस्पर अंतः क्रिया का परिणाम होता है। मतलब बच्चे का जो भी आप जो है बौद्धिक विकास देखते हैं, वो एक समाज और संस्कृति में रह करके ही वहां से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा।
वाइगोस्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर करता है। तो सामाजिक यहाँ पे अंतः क्रियाओं का याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ मानसिक परिपक्वता और शारीरिक और अनुआंशिकी से कोई लेना देना नहीं है, आंसर हो गया यहाँ पे डी। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। समीपस्थ शिक्षण और मूल्यांकन के लिए जो है ZPD जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की द्वारा जो है प्रस्तावित बच्चों की निजी वाणी जिसे कहते हैं हम प्राइवेट स्पीच, क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच की अवधारणा को दर्शाता है। तो प्राइवेट स्पीच तीन प्रकार की वाइगोस्की ने स्पीच की बात कही, एक जो है सामाजिक स्पीच, फिर निजी स्पीच और फिर आंतरिक स्पीच की बात कही। तो इन तीन स्पीच की यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे ये दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वाणी का उपयोग करते हैं। तो अपनी क्रियाओं को, अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्राइवेट स्पीच का अगर उदाहरण से हम बात करें तो बच्चे अक्सर देखते हैं कि आपने कि बच्चे बोलते बोलते खिलौने से खेलते रहते हैं, है ना, बड़बड़ाते रहते हैं ना, कुछ बड़बड़ाना जिसे कहते हैं, वो बोलते रहते हैं अपना गाड़ी खेल रहे हैं या कार चला रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो बोलते रहते हैं ना। तो उसी चीज़ अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए वो अपने से ही बात कर रहे होते हैं। अक्सर हम प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं, हम लोग बड़े लोग भी करते हैं। जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के ना कई बार हम लोग बातें करते हैं ना कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, और इस तरीके के कुछ जो है 10 15 20 25 क्वेश्चंस रखे रहते हैं और अक्सर जो है हम लोग करते हैं। तो जैसे हम जो है स्टेट जब PCS के इंटरव्यूज़ होते थे हम लोगों के, है ना, तो हम लोग भी यही करते थे कि भाई शीशे के सामने में तो आधा आधा घंटा जो है एक जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं मुझे एक 2-3 पेज का जो है A4 साइज के पेपर के जो है क्वेश्चंस दे देते थे जिस पे आपको डिस्कशन करना होता था। तो आप घर जा करके उसकी प्रैक्टिस करिए। तो मैं वही शीशे के सामने खड़ा होकर कई बार जो है प्रैक्टिस करता था कि इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर मुझे किस तरीके से देखना है, मुझे शीशे के सामने कैसे बैठना है, किस तरीके से मुझे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन होता था, है ना। मैं यहाँ तक कि जो है ट्राइपॉड लगा करके मैं अपने फेस की रिकॉर्डिंग भी करता था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा फेस कैसा जो है दिख रहा है, मैं ये बात करते वक्त किस तरीके के जो है आँखों का जो है एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। तो कई बार चीज़ें वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है हमको जो है सीखने को मिलती। तो यही पे है अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करता है बच्चा। यहाँ पे बात समझ गए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अनन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। तो देखिए वाइगोस्की का ये बात सही बात है कि वाइगोस्की ने अपनी बात कही कि अधिगम जो है सामाजिक जो है और सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा जो है होता है। तो ये कथन यहाँ पे बात सही निकल जाती है। भाई भाषा का ये कथन सही है। वाइगोस्की के अनुसार जो पाण है, पाण का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग जो शब्द है विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर और समाधान प्रदान करना शामिल है। तो पाण में क्या होता है, समस्या के सभी उत्तर प्रदान करना शामिल है 22वें का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर है पाण में क्या होता है, विद्यार्थियों को समस्या के संबंध में जो होता है कि अस्थायी हेल्प की तरह कर काम करता है। पाण में क्या होता है, इस पाड़ वाली सिचुएशन में बच्चा जो है बच्चे को अस्थायी मदद के द्वारा सीखने में मदद की जाती है। जैसे बच्चे को जो है ABCD आप ABCD पूछ रहे हैं, अब ABCD जो है वो पूछते हुए आपने देखा कि बच्चे को पूरी कंप्लीट ABCD नहीं आती, तो आपने क्या किया कि उसको ABCD पढ़ाते हुए या सुनते हुए आपने थोड़ा बीच बीच में उसकी मदद कर दी कि D के बाद बेटा E आएगा, इस तरीके के। तो ये पाड़ में होता है। तो यहाँ पे जो दो ये कथन दिया गया है ये मेरे अनुसार गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन C। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, आंसर है यहाँ पे C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्न में से किससे संबंधित होना अनिवार्य है? तो ये चीज वही फिर आ गया, देखिए बात बात पे वही चीज है, बात सामाजिक संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की का नाम है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ याद रखना, बस आपको कोई चीज गलत ही नहीं होगी। वाइगोस्की के अनुसार
निजी भाषण प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? तो बच्चा अपने आप से बात करता है ताकि सोच को दिशा निर्देश दे। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस थोड़े से भाषा में बदल गए, बस यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अधिक अनुभवी लोगों के द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता देना प्रदान करना, ये किस चीज का उदाहरण है? तो बच्चे को अस्थायी मदद के द्वारा जो है अस्थायी जो है सहायता प्रदान करना और उनकी जो है क्रियाओं को कंट्रोल करना या उनको सिखाने में मदद करना, ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग या पाड़ कह लीजिए। ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। आगे आपको बहुत बहुत हार्ड आएंगे क्योंकि देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की तो हर बच्चों को अब रट गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पेपर नज़दीक भी है, आमतौर पे जो है दिसंबर के आखिर में जनवरी के स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो समय जो है कम बचा हुआ है और आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, तो आप पढ़िए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस तो खैर सिंपल है, तो ये सभी लोग कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन देखिए आईने के सामने खड़े होकर के भाषण देने का अभ्यास कर रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्रियाकलाप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ये जो चीज हो रही है ये प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगी। 26वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आईने के सामने खड़े होकर के यहाँ पे भाषण दे रहा है तो ये प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा में बहुत क्या होता है कि बच्चा जो है साइलेंटली जो है अपनी जो है क्रियाओं को कंट्रोल करता है, मतलब अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। अहम केंद्रित जो है भाषण यही आता है। ठीक है, निजी भाषण में क्या होता है, सामने खड़े होकर के भाषण दे रहा है, तो मतलब निजी भाषण में क्या होता है, बस मुंह से आवाज आती है, मुंह से आवाज भी निकलती है। और अहम केंद्रित में क्या होता है, मन ही मन में अपनी समस्याओं का जो है समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए राइट होगा, ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक जो है मुख्य आलोचना है कि, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे, 3 चरणों के हर एक चरण के 2 जो है उपचरण मान लीजिए। ठीक है, उन 2 उपचरणों के सभी चीजें याद करना है। कोहलबर्ग मैंने एक बाकायदा इसका वीडियो दिया है, थ्योरी प्लस जो है क्वेश्चन वीडियो, वो देख लिया तो आपका लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना जो है बढ़िया सटीकता से मैंने इस वीडियो को बनाया है कोहलबर्ग वाला कि अगर आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो किसी का बाप भी पेपर बना देना, तो पेपर में से कोहलबर्ग का संबंध में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इस वीडियो के आखिर में, आप बिल्कुल लास्ट में जब आपका वीडियो खत्म होगा वैसे ही एक जो है इमेज आपको देखने को मिलेंगे कोहलबर्ग वाला, उसको टिक से क्लिक कर देना। तो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, तो इसकी जो आलोचना हुई थी वो किस संबंध में हुई थी? तो देखिए इसकी आलोचना के लिए 2-3 शब्द याद कर लीजिए। एक तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो पुरुषों पे ज्यादा केंद्रित था, इसलिए यहाँ पे नारी परिप्रेक्ष्य में हम जो है बात करें तो यहाँ पे इसके संबंध में आलोचना हुई थी। दूसरा, संस्कृति के संबंध में आलोचना हुई थी। तो संस्कृत लिंग के संबंध में मान लीजिए पुरुष और स्त्री में पुरुषों पर ज्यादा केंद्रित था, स्त्रियों के जो है नैतिकता, उनके जो है सोच को जो है महत्व ही नहीं दिया। भाई पुरुष का नैतिकता का जो है सिद्धांत और नैतिकता की जो सोच होती है ना, वो अलग होता है और एक औरत के सोचने का सिद्धांत अलग होता है। पूर्व और पश्चिम की सभ्यता में अंतर होता है, इसलिए वहां के लोग नैतिकता के चरणों को अलग तरीके से देखेंगे और यहाँ के लोग अलग देखेंगे, नैतिकता के अलग मानक होंगे। तो इसलिए पश्चिम की सभ्यता पर ज्यादा जोर दिया, पूर्व और अन्य सभ्यताओं पर जोर नहीं दिया। तो यहाँ पे इन 2 संबंध में आपको इन आलोचनाओं को याद रखना है, एक लिंग के संबंध में पुरुष और लड़की के संबंध में, और एक जो है सभ्यता संस्कृति के संबंध में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि नैतिक तर्क जो है चरणों से विकसित होता है। तो ये बात बिल्कुल भाई नैतिकता के चरण है, क्योंकि इन्होंने 3 चरण बताए हैं और प्रत्येक चरण के प्रत्येक अपने अपने उपचरण है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चरण और 6 जो है उपचरण ले लीजिए, है ना, या 6 अवस्थाएं ले लीजिए। इस तरीके तो प्रत्येक यहाँ पे बात सही हो जाती है। कोलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत चरण जो कि पहला चरण है, इसमें बच्चे अपने नैतिक निर्णय बाहरी परिणामों पर आधारित करते हैं। तो यहाँ पे जो 28वें का जो आंसर है
वो बिल्कुल सही है, चरण के रूप में है। और पहला चरण बताता है कि बच्चे में नैतिकता जो है बाहरी परिणामों पर आधारित होता है, मतलब बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। बच्चे को जो भी नैतिकता के मानक फॉलो करता है वो बाहर से दी जाती है, बाहर से मिलती है, किसी कारणवश वो नैतिकता के मानक को फॉलो करता है। जैसे उसको पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो चीज़ों को तुम्हारी बात मान रहा है, उसको पता है कि अगर बेटा मैंने कहा नहीं माना तो मम्मी धर के चप्पल ही चप्पल मारेगी, है ना। तो ये प्राथमिक चरण में उसी का मतलब परिणाम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे बात समझ गए। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर में आता है? तो ये जो स्तर आता है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की वाला अभिविन्यास जो है वो परंपरागत स्तर में आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। कोलबर्ग वाला टॉपिक 100% आप लोग देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो है लैब विद्यालय का उदाहरण क्या है? तो जॉन डीवी ने जो सिद्धांत दिया था ये प्रगतिशील विद्यालय का सिद्धांत दिया था। प्रगतिशील विद्यालय मतलब यहाँ पे स्वयं से कार्य को करके सीखना, स्वयं से कार्य को करके सीखना, ठीक है। यहां पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो भाई नैतिक विकास का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। अब ये नैतिक विकास का अंतिम जो चरण भी है उसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्या कहते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसके अपने दो चरण होंगे। तो ये सार्वभौमिक अगर शब्द आ जाए तो वो लास्ट हो। यहाँ पे नैतिकता बच्चे के अंदर जो है पहले से आंतरिक कारणों से मौजूद होती है। बाहरी कारणों से पहला वाला चरण था और आंतरिक कारणों से अगर मौजूद हो तो वो आखिरी वाला चरण है, लास्ट का चरण है। क्या है? आंतरिक कारणों से मौजूद होती है, सही और गलत की उसको पहचान होती है, सही और सार्वभौमिक जो है नैतिकता के सिद्धांत को पालन करता है। मतलब मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं करने वाला, मैं ये सब अपने। तो ये अक्सर आपने ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को पालन करते हुए अक्सर आपने बहुत लोगों को देखा होगा, है ना, जो देश के नाम पे अपने जान दे देते हैं लेकिन कुछ भी गलत नहीं करते, चाहे जो है उनके साथ कितना भी उनके साथ गलत किया जाए। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? तो यहाँ पे बच्चों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लॉरेंस इन्होंने क्या किया कि बच्चों के सामने ऐसी नैतिक दुविधाएं दी और उसके संबंध में उनकी प्रतिक्रियाएं जानी, उसके संबंध में। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी, ठीक है। स्किनर के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो स्किनर के अनुसार जो अधिगम है वो सुदृढ़ीकरण, री इन्फोर्समेंट जो है प्रक्रिया के द्वारा ऑप्शन होता है। तो 33वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का, ये परंपरागत मतलब ये सेकंड चरण है जिसे कहते हैं हम कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल ये जो चरण होता है, पहला वाला चरण तो जो होता है वो 10 वर्ष तक होता है, प्लस मान लीजिए ये 10 से 13 वर्ष होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये चरण वाले क्वेश्चंस जो है एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको तैयार कर लेना। ऑपरेटेंट जो है कंडीशनिंग में दंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दंड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यवहार को कंट्रोल करना होता है, व्यवहार को बढ़ाना नहीं होता। 35वें में आंसर हो गया व्यवहार को बढ़ाना नहीं है, सोच को विकसित नहीं करना, जैविक परिपक्वता को बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे व्यवहार को घटाना या रोकना होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का वह चरण जिसके दौरान व्यक्ति नैतिकता का मूल्यांकन मुख्यतः विद्यमान सामाजिक मानदंड या नियमों के आधार पर करता है, नैतिकता के संबंध में ये कौन सा चरण माना जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक मानदंडों का और नियमों के आधार पर करता है, समाज में फैल बनाए हुए जो नियम है उनका पालन करता है और समय रहते अगर लगता है कि गलत है तो उसको चेंज भी करता है। तो यहाँ पे 36वें का जो आंसर है वो है पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर मतलब कन्वेंशनल लेवल, इस चीज को नोट कर लेना एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल लेवल ये कौन सा चरण है? ये सेकंड चरण है। कौन सा है? दूसरे नंबर का चरण है। पहला जो है पूर्व परंपरागत है,
और आखिरी वाला है उत्तर परंपरागत है, ठीक है। और पारंपरिक जो है सेकंड नंबर का है, जहां पे सामाजिक मानदंडों की बात होती है, सार्वभौमिक सत्य की बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे नैतिकता तो है ही नहीं कहीं बच्चे में, ठीक है। यहाँ पे दंड आधारित नैतिकता की बात होती है, ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है सही मायने में नैतिकता का अभाव को दर्शाता है। अब देखिए, नैतिकता अभाव मतलब नैतिकता बच्चे में है ही नहीं, नैतिकता बाहर से दी जा रही है। तो यहाँ पे पहला स्तर हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट रूप में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इस इससे जो है उसे कोई सरोकार नहीं रहता। तो यहाँ पे बच्चा केवल किसके बारे में सोच रहा है, केवल स्वयं के बारे में सोच रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में नैतिकता है ही नहीं। तो ये पूर्व जो है नैतिक स्तर कहेंगे, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पहला है। तो क्वेश्चन किस रूप में आपसे पूछे तो इसीलिए कहा जाता है अक्सर ज्यादा से ज्यादा पेपर लगाइए। पेपर लगाने से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आप क्वेश्चंस जब आप डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रफ्तार जो है बहुत तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा, जहां पे बच्चा तर्क कर रहा है कि किस अवस्था में है, तो आप मेरे लिए कर दे और मैं आपके लिए कर देता हूं, तो यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन तो होगा नहीं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की नहीं होगा, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यह सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण कहलाएगा। 39 का जो है, ठीक है, आप मेरी सहायता कर दे तो मैं आपकी सहायता करता हूं, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और जो है परिवर्तन करते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण की बात कर रहा है, तो यहां पे देखिए 40वें का क्या है आंसर, मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर। ये सभी जो है मेरे ख्याल से ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अब हमें अक्सर जो है कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं भी कंफ्यूज नहीं रहता, ठीक है। स्कीमा तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे मानचित्र जो है ये सांस्कृतिक उपकरण है। भाषा को भी जो है सांस्कृतिक उपकरण माना जाता है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है। कैलकुलेटर भी जो है सांस्कृतिक उपकरण है जो हमारे कामकाज में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। सुनीता पहले अपने जो है इलाके में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करती है। अब अमानवीय परिस्थिति कुछ भी हो सकती है कि भाई बच्चे वहां पे चोरी करते हैं, या फिर बच्चे जो है नशा पत्ती में रहते हैं, नशा करते हैं, गलत कार्य करते हैं। वह एक ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना सही है, भले ही वो इन बच्चों की मदद करते समय अक्सर खुद की जानलेवा परिस्थिति में पाती है। सुनीता कोलबर्ग के नैतिक विकास के संबंध में किस चरण को प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ पे अमानवीय परिस्थितियों में बच्चों को निकालने का अथक प्रयास कर रही है, वो जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे 41वें का कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जहां पे व्यक्ति अपनी जान की परवाह नहीं करता है ना, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। उस सार्वभौमिक नैतिक, भैया गलत है तो गलत है, चाहे जान चली जाए पर मैं ये बदल के रहूंगा, जान चली जाए तो मैं ये गलत काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चौथा चरण, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन आपने रट लेना है, वाइगोस्की का है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश डैश में जिस प्रकार की डैश डैश प्राप्त होती है उसका डैश डैश भी उसी प्रकार का होगा। तो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक विकास के सिद्धांत में अगर बालक को हम जो है 43वें का आंसर यहाँ पे देखेंगे, बालक को विद्यालय में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। विद्यालय में पुस्तकें जिस प्रकार से प्राप्त होंगी, समाज में जिस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होंगी, विकास भी होगा, विद्यालय सुविधा विकास। आंसर हो गया ऑप्शन सी।
लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दंड से बचने के नियमों का पालन करना जो है दर्शाता है। तो दंड से बचना, तो यहाँ पे पहला ही चरण है, पूर्व परंपरागत चरण। ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में अलग समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो यहाँ पे 46वें का देखिए आंसर क्या होगा सही। तो यह है अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से जो है सही और गलत के बारे में निर्णय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चरण बताए। भाई पहले वाले में नैतिकता की बात ही नहीं करता बच्चा, है ना। नैतिकता की बातें करता है तो वो क्या लेन देन में मिल रहा है, दंड से बचना है, आप तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, इस तरीके के धारणा रखता है। दूसरा, सामाजिक संदर्भ में भाई सामाजिक में बनाए हुए नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए दूसरे चरण में आ जाता है। और तीसरे चरण में क्या होता है कि समाज अमाज गया तेल लेने, मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर कोई गलत काम करने की बात कहेगा तो मैं करूंगा नहीं तो करूंगा नहीं तो करूंगा नहीं, इस तरीके की धारणा, चाहे जान चली जाए, इस तरीके की बातें होती है। अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर जो है नहीं देते। वो सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि कमाते हैं और वो टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि वो मानते हैं कि भ्रष्ट सरकार को पैसा देने से अच्छा है कि मैं पैसा नहीं दूं। तो ये अनावश्यक जो है बांध के निर्माण में लाखों रुपए खर्च कर रही है। तो संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे 47 का जो आंसर होगा देखिए, तो ये पश्चात जो है परंपरागत स्तर में कहते हैं, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी, सही जवाब होगा 47 का बी। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को हम नैतिक जो है यहाँ पे हम नाम देंगे 48वें का नैतिक तर्क। नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा, कुछ भी शब्द हो सकता है। ठीक है, नैतिक दुविधा में क्या होता है कि सही, दो सही चीजों में जो है दुविधा का होना। अब जैसे क्या होता है कि बच्चे को आपने चॉकलेट खिलाई, तो बच्चा चॉकलेट, आपने कहा बच्चे के लिए 2 चीज लेके आए, चॉकलेट और केक। अब दोनों चीजें बच्चे की पसंद है, चॉकलेट या पिज्जा, है ना। अब वो चाहता है कि दोनों दो। तो नैतिक दुविधा यहाँ पे डायलेमा जिसे कहते हैं, डायलेमा में क्या होता है कि दुविधा में रहता है कि अरे यार दोनों ही चाहिए मुझे। ऐसे ही मम्मी पापा में आप सबसे ज्यादा प्यार किसे कहते हैं, है ना। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो दुविधा वाले होते हैं, तो अक्सर ये इसमें पड़ जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। यहाँ पे दोनों भाषा को याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार एक टीचर बच्चों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार स्थापित कर सकता है? तो भाई बच्चों में अगर एक टीचर को नैतिक मूल्यों को जो है स्थापित करना है, तो सबसे पहला तरीका यही है कि वो खुद भी अपना बच्चों के सामने इस तरीके का आचरण प्रस्तुत करे कि ताकि वो आपको देखे और आपसे सीखे, है ना। कि भाई सर भी ऐसे भाषा का अपनाते, तो बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि आपसे बहुत ही अच्छी भाषा में जो है बात करें, तो आप भी उनसे वैसे ही बात करिए। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों के साथ जो है नैतिक जो है मुद्दों पे चर्चा कीजिए, नैतिकता पे जो है चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया नैतिक मुद्दों पे चर्चा करना शामिल है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने में कुल कितने नियम बताए थे? थॉर्नडाइक ने जो सीखने के कुल 3 नियम दिए थे। 3 नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो ये 3 जो है नियम दिए थे। इन तीनों के से द्वारा जो है हम सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहे और पिल्ली पे किया था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा एक बात और, तो थॉर्नडाइक का जो है मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया है, आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे उतने क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट वीडियो देख लेना चाहिए, लिंक आपको आखिर में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, तो वहां से भी आप जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। गलतियां मत करना, मैं जो कहता जा रहा हूँ वो कर लो भाई, बस इतना ही आपको मेरा बार बार कहना है। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में एस कारक क्या दर्शाता है? तो द्विकारक मतलब जहां पे जी कारक है और एक एस कारक है, जनरल कारक है जिसे कहते हैं सामान्य, और ये स्पेसिफिक है जिसे कहते हैं विशिष्ट। तो विशिष्ट मानसिक योग्यता को दर्शाता है। ठीक है,
बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे 53 का आंसर हो गया विनय, ऑप्शन यहाँ पे बी। इस सिद्धांत को आज के संदर्भ में कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण नहीं है और इसको नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने सामान्य कारक के रूप में ही डिफाइन किया है कि सामान्य कारक, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग विशिष्ट भी होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, उनकी प्रतिभाएं जो है सामान्य बुद्धि से कई गुना ऊपर की होती है, तो इस चीज को यहाँ पे गलत ही हम भी कहेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा जो है दी गई थी, तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की जो है अवधारणा, जिसमें कहते हैं मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, ये जो है अवधारणा दिया गया था 54 का आंसर हो गया स्टर्न ने, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। बुद्धि वो शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 55 का है रायबर्न का, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो पशुओं के संबंध में इन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए थे, इसी के लिए कहा जाता है थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने चूहे और बिल्ली पर टेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध जो है, जिसे कहते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग में, अप्रशिक्षित उद्दीपक अनकंडीशनड जो है स्टिमुलेशन का क्या रोल होता है, क्या होता है इसका मतलब? तो यहाँ पे देखिए, उद्दीपन जो सीखने के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है। किस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है? थॉर्नडाइक के जो है, तो बार बार अगर हम किसी क्रिया को दोहराते हैं तो हमारे सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं अभ्यास का नियम, ठीक है। प्रभाव में हम क्या होता है, किसी चीज के प्रभाव में आकर के हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तत्परता क्या होता है कि हम किसी कार्य में इतना तत्पर हो जाते हैं, रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे हम अपने सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तीन बातों को याद रखना। अभ्यास में तो निरंतर अभ्यास से हम चीजों को जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है किस में आता है, तो वो अभ्यास के नियम में आता है, यही यहाँ पे बात कही है। 58 का ए है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये है गार्डनर। इसके तहत जो है 8 प्रकार की विलक्षण जो है बुद्धि को डिफाइन किया था, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत जो है ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी दी थी ये थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी जो है मुख्यतः किस पर आधारित है? तो बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जैसा कि नाम है सामाजिक अधिगम, मतलब व्यक्ति जो है, बच्चा जो है सामाजिक रूप से सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखना। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण किसका मापन करते हैं? तो ये जो स्टैनफोर्ड और बिने परीक्षण है ये संबंधित है बुद्धि के परीक्षण से, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग करते हुए, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड आता है, कई बार आपको मेंटल एज दिया होगा, क्रॉनिकल एज दिया होगा, आपको IQ निकालना होगा। कई बार आपको जो है IQ दिया गया होगा, मेंटल एज दिया होगा, आपको जो है क्रॉनिकल एज जो है निकालना होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु बटे क्रॉनिकल एज मतलब वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीमा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो IQ जो एक प्रतिभाशाली बालक की होती है वो 120 प्लस होती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या होता है? तो कैटल ने जो सिद्धांत दिया था वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था और क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस में गिरावट देखने को मिलती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। फ्लूइड इंटेलिजेंस का जो संबंध है वो है आनुवांशिकता से, आनुवांशिकता से संबंधित है, इस बात को याद रखना, ठीक है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार डैश डैश में शब्दों और वाक्यों को समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना, नए शब्दों को याद रखना, ये सब किस में है?
तो यहाँ पे सब कुछ वाक्यों के संबंध में आ रहा है, तो यहाँ पे भाषाई बुद्धि के संबंध में हम आंसर टिक कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, तो ये है गार्डनर। 8 प्रकार की विलक्षण जो है बुद्धियों को डिफाइन किया था। उन सभी जो है बुद्धियों को याद कर लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मैंने ऑलरेडी बुद्धि का जो है वीडियो बना रखा है, आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन जो है रणनीतियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो है तो गार्डनर ने कक्षा में तरह तरह की जो है इस्तेमाल करने की बात कही कि भाई तरह तरह की जो है रणनीतियाँ या अध्यापन जो है तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम में। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो है एक क्लास में समावेशी क्लास रूम होती है, वहाँ पे विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, तो बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में ये आपको मदद करती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की? अब भाई एयरफोर्स पायलट बनोगे तो उसका जो है स्ट्रेंथ से संबंध होगा, है ना, उसका स्ट्रेंथ से होगा, तो यहाँ पे गतिक हो गया। ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, तो उसको किस रूप में दर्शाएंगे? तो जो दूसरों के इरादों को समझे उसको हम देंगे नाम अंतरह वैयक्तिक बुद्धि, और जो स्वयं के जो है इरादों और इच्छाओं को समझने की बात करें वो अंतवैयक्तिक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो ये स्पीयरमैन से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। स्पीयरमैन मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। फ्लाइड और क्रिस्टलाइट सिद्धांत जो है ये संबंधित है कैटल से। फ्लूइड जो है, सॉरी फ्लाइड कह रहा हूँ, फ्लूइड सिद्धांत मतलब तरल, और क्रिस्टल मतलब तरल और ठोस जो है सिद्धांत कैटल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है थॉमसन। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इन्होंने कहा कि देखिए स्पीयरमैन ने जो है जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में इसे डिफाइन किया था, पर थॉमसन ने इन्होंने कहा कि बुद्धि कोई कारक पर निर्भर नहीं करती, कि जनरल फैक्टर और जनरल कारक और विशिष्ट कारक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की मानसिक संयोजन का परिणाम होता है। विभिन्न प्रकार, तो यहाँ पे आपको याद रखना थॉमसन ने विभिन्न, नोट कर लो, प्रकार की मानसिक, बस इतना बात आपको नोट कर लेना, मानसिक संयोजन जन का परिणाम माना। ठीक है, इतना आप याद रखना बस। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जॉन डुई जिन्होंने जो है प्रगतिशील शिक्षा की बात कही है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्वयं से करके सीखना होता है, अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से सीखना जुड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। जॉन डुई के अनुसार जो है स्कूल में टीचर की क्या भूमिका होती है? तो भैया टीचर एक जो है मार्गदर्शक होता है और सहायक होता है, शिक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो सार्वभौमिक जो है बच्चे के जो है क्या बोलते हैं, संपूर्ण जो है विकास में योगदान देता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। अच्छा एक बात बताइए, मैं क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ, इतने तो अनाड़ी तो नहीं हो गए कि चारों ऑप्शंस भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि क्या मैं चारों ऑप्शंस पढ़ के फिर आंसर दूं आपको, या फिर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाऊँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आपको आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मेरी भी क्लैरिटी रहे थोड़ा सा चीज़ें, है ना, मेरी हेल्प करिए इस चीज़ में। 2-4 लोग भी कमेंट करेंगे तो भी मुझे खुशी होगी कि कम से कम जो है 4 लोगों ने कमेंट किया। उस पर संदर्भ में मैं आपको सारे जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम में जिस तरीके से मुझे पेपर देना चाहिए, जो अभी आप कहेंगे वैसा ही दूंगा। ठीक है, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट में मतलब जो है सुखद परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और अपरिणय परिणाम जो है कम किए जाते हैं, अप्रिय परिणाम जो है वाले कम रहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव का नियम। मैंने आपको बताया था 3 जो है सीखने का सिद्धांत है, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता। तो प्रभाव में क्या होता है, किसी चीज के प्रभाव में आकर के आप अपने व्यवहार को कंट्रोल करना।
तो सुखद परिणाम मिलेगा तो आप बार बार उस व्यवहार को बढ़ाते जाएंगे, दुखद परिणाम मिलेगा तो आप वो वाला काम नहीं करेंगे। तो प्रभाव में आकर के अपना कार्य को जो है दिशा निर्देश देना, ये समझ गए। अल्फ्रेड बिनेट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अल्फ्रेड बिनेट जो है बुद्धिमान परीक्षण, बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्टिंग के संदर्भ में जाने जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ब्रूनर के अनुसार सीखने के 3 प्रतिनिधित्व मोड्स ऑफ जो है रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं? तो ब्रूनर के अनुसार ये 3 जो है सीखने वाले जो हैं, ये 77वें का आंसर हो गया संवेदी, प्रतीकात्मक और अमूर्त। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चोम्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा अधिगम क्षमता किस प्रकार की होती है? तो चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वो केवल अनुभव से नहीं होती, अनुकरण से नहीं होती, यहां से नहीं होती, यहां पे आंसर हो गया जन्मजात आधारित होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। चोम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम के लिए पर्यावरण की भूमिका क्या है? तो भाषा सीखने के लिए पर्यावरण की भूमिका जो है इन्होंने सीमित माना है। जन्मजात संरचना आधारित संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, चोम्स्की ने भाषा के संबंध में यह कहा है कि बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमता उनके अंदर जन्मजात होती है। पर्यावरणीय कारकों को इन्होंने सीमित रूप से माना है, महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं माना है। महत्वपूर्ण माना है जन्मजात संरचना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने जो दो थ्योरी दी थी वो यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत, सार्वभौमिक ग्रामर का सिद्धांत, और LAD जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इन 2 शब्दों को अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट भी है। और गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो संबंध है बौद्धिक संरचना के विकास से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गिलफोर्ड के बौद्धिक जो संरचना मॉडल में कुल कितने आयाम है? तो बौद्धिक संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड का संबंध है, इसमें 3 मॉडल दिए गए हैं, 3 हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो पहली बात क्रियाएं हैं, क्रियाएं का मतलब होता है क्रिएशन से, क्रिएटिविटी। उसके बाद विषय वस्तु है, फिर उसके परिणाम से है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, मेरी जो है मॉन्टेसरी किस शिक्षा दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है? तो मॉन्टेसरी का जो है सिद्धांत है शिक्षा के दृष्टि से अगर हम तो कहें तो प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ पे इन्होंने खेल आधारित जो है क्रियाएं आधारित जो है अधिगम को ज्यादा महत्व दिया है। इस बात को याद रखना। 82वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए। सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो सिद्धांत दिया था वो मनोविश्लेषण और लैंगिक जो है सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्व जो है विकास सिद्धांत दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके तहत इन्होंने जो है 3 बातें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व को कितने भाग में डिवाइड किया था? तो इड, ईगो, सुपर ईगो में। इड क्या होता है? जहाँ पे जन्मजात इच्छाएं होती हैं। जन्मजात इच्छाओं की अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इड की बात करना। ईगो में क्या होता है? वो वास्तविकता, आज के संदर्भ में आपकी इच्छाएं, वासना और वास्तविकता के बीच में तालमेल आप कैसे बिताते हैं, ये उसके संबंध में। जैसे आपको शुगर है, मीठा है, आपको दिक्कत है और फिर भी आपके सामने मिठाई रखी है तो आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपको शुगर है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है ना। तो आप अपनी इच्छाओं और वासनाओं को किस तरीके से दबाते हैं वास्तविकता के संदर्भ में लेकर के आपने देखा कि अरे मेरा शुगर ज्यादा नहीं है तो आपने थोड़ी सी मतलब चॉकलेट या मिठाई खा ली। सुपर ईगो में क्या होता है? अब सुपर ईगो में क्या होता है? नैतिकता का आदर्श रूप होता है। भाई मैं ये सब नहीं खाता यार, बहुत पहले खाता था लेकिन अब जो है नहीं खाता। तो यहाँ पे नैतिकता का आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर एग्जाम में बच्चे इन सब चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है मैंने 1 लाइनर फैक्ट्स भी दिए हैं। ट्रायल एंड एरर की बात करें तो थॉर्नडाइक का नाम याद रखना। सिगमंड फ्रॉयड जिसे मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। अरस्तु जो कि जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। जॉन लॉक जिन्होंने अनुभववाद का सिद्धांत दिया था, जो ज्ञान के बारे में बच्चों के अनुभवों की भूमिका पर जोर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मॉन्टेसरी जिसके बारे में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास किया था।
तो देखिए, बाल के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करी थी मॉन्टेसरी ने। बच्चों को सीखने में गति और शैली के अनुसार सीखने में मदद करता है। ये बच्चों को जो है खेल आधारित सीखने में मदद करता है, खेल क्रियाओं के द्वारा बच्चों के सीखने में मदद करता है। संयोजनवाद का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है, इस बात को भी नोट कर लेना। एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एस आर थ्योरी के जन्मदाता हैं थॉर्नडाइक। ठीक है। त्रिखंड सिद्धांत जिसके कहते हैं स्पीयरमैन, यहाँ पे स्पीयरमैन ने दिया था 3 खंड का सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत। तो ध्यान रखना, एक खंड विनय ने है, जो कि सिद्धांत जो है आज के संबंध में कारगर नहीं दिखता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है, चूहों पर प्रयोग से संबंधित है। एस बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, यह मैंने आपको करा ही दिया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था, आईक्यू वाला सूत्र। ठीक है। इकाई बुद्धि इकाई का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है एस्टन और जॉनसन ने दिया था। तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और क्रिस्टलाइड जो है बुद्धि तरल और ठोस यहाँ लिखा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो क्रिस्टलाइड जो है बुद्धि का सिद्धांत जिसे कहते हैं हम ठोस बुद्धि, इसका सिद्धांत भी कैटल ने दिया था। पावलोव ने शास्त्रीय जो है कंडीशनिंग के अपने सिद्धांत में एक कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था, इस बात को भी याद रखना। पावलोव ने किस पर टेस्ट किया था? कुत्ते पर। कोहलबर्ग ने जो है किस पर टेस्ट किया था? चोम्स्की कह रहे हैं, वो तो मनोविज्ञानी, माफ करना। कोहलबर्ग ने जो है चिंपैंजी पर एक प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। इन सभी फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो मनोवैज्ञानिक वाला पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ झटपट जो है लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत से मैंने इस टॉपिक को एक एक करके जो है आपके लिए लेकर के आया हूँ। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो जो क्वेश्चंस मैंने किए थे उन चीज़ों को कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।